हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने हमारे लेक्चर 11 के अंदर पढ़े थे वेरिएबल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और रैपर क्लासेस क्या होती हैं। रैपर क्लासेस के अंदर हमने ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग भी देखा था। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कलेक्शन लाइब्रेरीज। ठीक है, कलेक्शन लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, उनको कई सारी क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया है, वो सब हम एक बार इसकी हिरार्की समझेंगे। उसके बाद कलेक्शन लाइब्रेरी के ही दो इंटरफेस आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें एक है आपका लिस्ट इंटरफेस और एक है आपका क्यू इंटरफेस। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, इनका प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं और कोड के अंदर जो एरर्स आती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक उनकी प्रोबेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट, जो भी लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख भी सकते हैं जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में हमने कई सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी हैं और प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए उनकी MCQs सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ चेक इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा क्या है लेक्चर 11 का, कलेक्शन लाइब्रेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसकी हिरार्की है। अगर आप देखें तो देखिए हिरार्की ही कितनी बड़ी है, इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क हिरार्की जो है जावा के अंदर वो कितनी बड़ी है। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना होगा कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली। देखो, कलेक्शन एक तरीके से क्या है, कलेक्शन का मतलब आप अगर नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग भी देखें तो क्या होता है, कलेक्शन इज लाइक अ कंटेनर, यानी कि किसी चीज़ का कलेक्शन रखना आपको। ठीक है, कोई वैल्यूज़ का कलेक्शन रखना। तो यहाँ पे कलेक्शन का मतलब यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है कि कलेक्शंस आर लाइक कंटेनर्स दैट ग्रुप मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, जैसे आप देखें हम अभी तक क्या कर रहे थे, अगर हमें कलेक्शन करना था, एलिमेंट्स का कलेक्शन करना था सेम टाइप का, तो हम क्या बना रहे थे, एरे बना रहे थे। हमने एरे देखा अभी तक, है ना, एरे पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सेम टाइप के एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन करना है तो उस केस में हम क्या बना रहे थे, एरे। लेकिन एरे के साथ दिक्कत क्या थी, एरे का हमको साइज जो है हम वो डायनामिकली चेंज नहीं कर सकते। यानी जब भी हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हमें बताना होता था कि एरे का एक्चुअल में साइज कितना होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज है 10। ठीक है, अब सपोज ये जो 10 था ये एक क्लास की स्ट्रेंथ है जिसमें स्टूडेंट्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो मैं इस एरे के अंदर स्टोर करवा के रख रही हूँ। नाउ सपोज यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसके अंदर आपको कुछ और स्टूडेंट्स को, सपोज नए 4 स्टूडेंट्स का एडमिशन और करना है। तो उस केस में क्या होगा, आप इस एरे का, जो एरे आपने डिक्लेयर करा है, इसका साइज यहाँ पे डायनेमिकली इंक्रीज नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, एक नया एरे बनाना होगा। उस नए एरे के अंदर पहले तो जो आपका प्रीवियस डेटा था उसको सारे को आप मूव करेंगे और फिर उसके अंदर न्यू डेटा ऐड करेंगे। बट सी, दिस प्रॉब्लम इज स्टिल कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि अब आगे जाके और भी अगर चेंजेस हुए, आगे जाके सपोज और एडमिशन्स करने हुए, तो यू नेवर नो कि आप कितनी बार आपको इस तरीके से एरे बनाने होंगे और आपके प्रीवियस डेटा को बार बार मूव करना होगा। इससे क्या हो रहा है, आपकी रिडंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो यही चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन लाइब्रेरी। कलेक्शन लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, ये आपको कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। एक तो फर्स्ट फैसिलिटी तो इसकी यही है कि आप इसको डायनेमिकली दे सकते हैं, यानी कि अगर यूज़र को नहीं पता है कंपाइल टाइम पे कि उसको कितने वैल्यूज ऐड करनी है तो भी कोई इशू नहीं है। कलेक्शन लाइब्रेरी में क्या होता है, वो चीज़ें डायनेमिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली कलेक्शंस को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें एक और क्या थी, एरे के अंदर एक क्या दिक्कत थी कि हमें अगर मेमोरी चाहिए तो हमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी चाहिए थी, यानी कि एक ही जगह पे हमें सारी मेमोरी चाहिए थी। तो वो भी कई बार क्या हो जाता था, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो कलेक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, कलेक्शन बेसिकली तो अभी अगर देखें तो पॉपुलर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में ही यूज़ होते हैं। जब जावा आई थी, ठीक है ना, तब उसके अंदर कुछ कलेक्शन क्लासेस ऑलरेडी थी जैसे कि वेक्टर, स्टैक, हैश टेबल, एरे। लेकिन अब तो आप देखें तो कितनी बड़ी हिरार्की है। ठीक है, तो जावा 1.2 जो था दैट प्रोवाइडेड द कलेक्शंस फ्रेमवर्क। एंड ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक आर्किटेक्चर है जो कि रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट दोनों काम करता है जो भी जावा के अंदर कलेक्शंस है उनको। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये समझिए जो ग्रीन बॉक्सेस में है ये सब तो क्या है, इंटरफेसेस हैं, और जो ये ऑरेंज या हम क्या बोले पीच कलर में जो है ये जो है ये सब क्या है, क्लासेस है। तो देखिए सबसे पहला इंटरफेस तो क्या है, इटरेबल इंटरफेस है जिसको किसने एक्सटेंड किया है, कलेक्शन ने। आप ये ध्यान रखना, इंटरफेस से इंटरफेस तो एक्सटेंड होता है, लेकिन जब क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो क्या यूज करती है, इम्प्लीमेंट्स। इसलिए यहाँ पे देखिए एरोज के भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। जो डॉटेड एरोज हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स को, और जो बोल्ड एरोज हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एक्सटेंड्स को। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, जैसे कलेक्शन है, जो आपकी बेसिकली कलेक्शन लाइब्रेरी है उसके अंदर जो दो मेन पार्ट है वो एक आपका कलेक्शन और एक है आपका मैप, ठीक है। दोनों ही कलेक्शन लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं, हालांकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों ही जो है आपकी कलेक्शन लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं। अब देखिए कलेक्शन एक इंटरफेस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका खुद का तो कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, लेकिन इसने कुछ अपने मेथड्स दिए होंगे। तो अगर कोई भी इंटरफेस या कोई भी क्लास इसको कोई भी क्लास अगर इस कलेक्शन इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी तो उसको उन मेथड्स की डेफिनेशन देना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। ये हमने इंटरफेस के अंदर पढ़ा था। तो देखिए कलेक्शन तो इंटरफेस है ही, मैं आई से यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ इंटरफेस को। इस इंटरफेस को वापस से फर्दर 3 इंटरफेस ने एक्सटेंड किया है। कौन कौन से, लिस्ट ने, ठीक है, क्यू इंटरफेस ने और सेट इंटरफेस ने। इसके बाद जो लिस्ट इंटरफेस एक्सटेंड किया, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन के खुद के तो कुछ मेथड्स थे ही, तो लिस्ट ने क्या करा, वो मेथड्स तो आपको इंप्लीमेंट करने ही होंगे, लेकिन लिस्ट जो है खुद से भी एक्सटर्नली अपने कुछ मेथड्स देगी। जो भी अगर क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी तो वो उसे इसके भी मेथड्स डिफाइन करने होंगे और कलेक्शन के मेथड्स भी डिफाइन करने होंगे। तो जो लिस्ट इंटरफेस है उसको किस किसने एक्सटेंड किया है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, वेक्टर, स्टैक, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट ने लिस्ट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया है और क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बताया था कि जावा के अंदर अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको सपोर्ट कराना है तो उसका एक ही तरीका है कि जो क्लासेस है वो मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, और वही आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे होता है। क्योंकि और उसके अलावा जावा के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस को एक साथ इनहेरिट नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट जो है वो एक लिस्ट टाइप भी है और एक क्यू का टाइप भी है। ओके, इस तरीके से और भी चीजें हैं। देखो क्यू जो इंटरफेस है उसके अंदर प्रायोरिटी क्यू है, एरे क्यू है, ठीक है। सेट इंटरफेस के अंदर आप देखें तो हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ट्री सेट, सॉर्टेड सेट, कितनी सारी चीजें हैं, और मैप के भी अपने अलग फंक्शन है, ये भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये आई होप ये हिरार्की तो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी इस हिरार्की को और डिटेल में देखते हैं। तो आई होप कलेक्शन इंटरफेस का मतलब क्या समझ में आया है हमें। कलेक्शन इंटरफेस क्या है, एक रूट इंटरफेस है आपकी कलेक्शन हिरार्की का। ये देखिए जो कलेक्शन इंटरफेस है आपका, ये वाला ये इंटरफेस है, ये क्या है, रूट इंटरफेस है आपकी कलेक्शन हिरार्की का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बेसिकली कुछ बेसिक ऑपरेशंस डिक्लेयर करता है। कौन कौन से, लाइक ऐड हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है ना। ये जो कलेक्शन इंटरफेस है इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ऐड, रिमूव, क्लियर, साइज। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिक ऑपरेशंस आपके ऑलरेडी इस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर हैं। तो जो भी कोई इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है उसको इन सारी मेथड्स की डेफिनेशन देना क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। ऐड का मतलब कि कोई एलिमेंट अगर ऐड करना है तो कैसे किया जाएगा, रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, क्लियर यानी कि कलेक्शन को कंप्लीटली क्लियर कर देना है ना, ठीक है, एम्प्टी कर देना है तो कैसे होगा, साइज यानी कि उसकी अगर लेंथ रिट्रीव करनी है तो कैसे रिट्रीव करेंगे। तो इन मेथड्स की डेफिनेशन देना कंपलसरी हो जाएगा अगर कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। हालांकि और भी कई मेथड्स हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। यानी कि अगर आप ये जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर मेथड्स डिक्लेयर हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उनको अगर आप डिफाइन कर देते हैं और कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप भी एक कलेक्शन कहलाएंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी जावा के अंदर कुछ क्लासेस है जिन्होंने इस कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है। आप खुद की भी क्लास बना के क्या कर सकते हैं, अगर आप खुद की क्लास बना के भी कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको जो भी कलेक्शन के अंदर मेथड्स डिक्लेयर हैं वो सारे मेथड्स आपको डिफाइन करने कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कि लिस्ट इंटरफेस का क्या मतलब है, तो देखो लिस्ट इंटरफेस क्या है, एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिस्ट इंटरफेस के। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करें कि आप भी कोई लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक फर्स्ट नंबर पे कुछ लिखा होता है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे, यानी कि ऑर्डर्ड वे में आपके एलिमेंट्स लिखे होते हैं और आप उन नंबर के बेसिस पे उन वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि लिस्ट इंटरफेस का मतलब क्या है, एक तो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, यानी कि अगर आपके पास अगर लिस्ट के अंदर आपको कोई वैल्यू रिट्रीव करनी है या फिर आपको पता करना है कि किसी इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी है तो वो आप देख सकते हैं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी आप समझेंगे जब अभी हम सेट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर एक तो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी कंटेन करके रख सकता है। जबकि देखिए जो सेट इंटरफेस है आपका, अ कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इंटरफेस है जो सेट इंटरफेस अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट डालने की तो वो क्या करेगा, एक ही एलिमेंट को रखेगा, दूसरे एलिमेंट को वहां से डिस्कार्ड कर देगा।
थर्ड जो इंटरफेस हमने कौन सा देखा हमारे कलेक्शन के अंदर, क्यू इंटरफेस। क्यू इंटरफेस क्या होता है, देखो अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे दो आपके मेन डेटा स्ट्रक्चर होते थे, एक होता था हमारा स्टैक और एक होता था हमारा क्यू। स्टैक किस पे बेस्ड था, हमारा लीफो प्रिंसिपल पे, और क्यू जो था वो किस पे प्रिंसिपल पे था, बेस्ड फीफो पे। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी जो भी वैल्यू लास्ट में इंसर्ट हुई है वही सबसे पहले डिलीट होगी। जबकि क्यू का मतलब क्या है, जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई है वही वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी। इसका मतलब क्या है, अगर क्यू अगर हम देखा जाए तो ये हमारी क्यू है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो क्यू का बेसिकली डेली यूसेज से भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी क्यू में खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो इंसान सबसे पहले आता है उसका सबसे पहले उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो वही चीज है कि अगर ये आपका फर्स्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट है, तो जो भी एडिशन होंगे क्यू में वो तो कहाँ से होंगे, रियर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट पोजीशन पे। लेकिन एलिमेंट जो डिलीट होंगे वो हमेशा कहाँ से डिलीट होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे से, ठीक है। इसको आप बेसिक क्यू से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई भी किसी भी लाइन में खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जो पहला इंसान जो सबसे आगे खड़ा होता है क्यू में, उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और अगर कोई नया इंसान आ भी रहा है तो वो कहाँ पे जाके ऐड होता है, वो यहाँ पे लास्ट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है क्यू इंटरफेस के अंदर भी, अ कलेक्शन यूज फॉर होल्डिंग द एलिमेंट्स इन फीफो प्रायर, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, फीफो ऑर्डर में, ओके। लास्ट हमने देखा कि मैप इंटरफेस, ये तो हमने कलेक्शन इंटरफेस की बात करी। एक दूसरा हमारा क्या होता है, मैप इंटरफेस। मैप इंटरफेस का क्या मतलब है, बेसिकली इट इज नॉट अ ट्रू कलेक्शन, ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो देखो मैप इंटरफेस जो है बेसिकली वो कलेक्शन नहीं है, अभी मैंने बताया कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसका ये एक पार्ट माना जाता है, ठीक है, मैप, ओके। तो मैप का बेसिकली मतलब क्या है, इट स्टोर्स द की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उस स्टूडेंट के आपको उसके स्टूडेंट के रेस्पेक्टिवली उसका एड्रेस स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या हो जाएगी, स्टूडेंट हो जाएगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका एड्रेस। तो अगर आपको देखना है कि भाई कोई स्टूडेंट है कि उसका एड्रेस क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट का नेम एंटर करोगे और उसके रेस्पेक्टिवली कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको उसका एड्रेस, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो मैप्स है वो बेसिकली क्या स्टोर करके रखता है, की वैल्यू पेयर्स। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कीज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक, यानी कि सेम ही नेम के स्टूडेंट्स दो नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ शालिनी और फिर यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, ठीक है, तो अब मैं दूसरी की जो है वापस से शालिनी नहीं बना सकती, ठीक है। यानी जो कीज है वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, ठीक है। जबकि जो वैल्यूज हैं वो सेम हो सकती है, यानी कि सपोज यहाँ पे आप कोई और नेम लिखें, ठीक है ना, यहाँ पे आप कोई और नेम लिखें, सपोज मैंने लिखा शालू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस 1 जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज सेम हो सकती है, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जो कीज हैं वो सेम नहीं होंगी, ओके। तो ये तो था बेसिकली इसकी जो हिरार्की होती है वो कैसे होती है, ठीक है ना। मैप के अंदर भी क्या आ जाता है, एक सॉर्टेड मैप करके इंटरफेस है जो कि मैप को एक्सटेंड करता है, और इससे ट्री मैप जो क्लास है वो इन दोनों को इंप्लीमेंट करती है। और जो मैप है उससे डायरेक्टली जो क्लासेस इंप्लीमेंट है वो कौन सी है, हैश टेबल, लिंक्ड हैश टेबल एंड हैश मैप, ठीक है। बेनिफिट क्या है देखो कलेक्शन का, एक तो मैंने आपको बताया जो एरे वाली चीज है कि एरे को क्या कर सकते हो आप, एरे को आप डायनेमिकली उसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कलेक्शन लाइब्रेरी आपको एक तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इट विल रिड्यूस योर डेवलपमेंट एफर्ट। कैसे, क्योंकि देखो इसके अंदर काफी सारे कॉमन टाइप के कलेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसके कई सारे जो मेथड्स हैं उनकी डेफिनेशंस भी ऑलरेडी दे रखी है। अभी आज हम देखेंगे लिस्ट और क्यू के अंदर जो कि ऑलरेडी मेथड्स डिफाइन है, बस आपको क्या करना होता है, अपने कलेक्शन के ऊपर उन मेथड्स को कॉल करना होता है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपने लॉजिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हो रादर देन कि आपकी एपीआई की कलेक्शंस की जो एपीआई है उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी। इसको देखो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, तो अगर आप कोई कलेक्शन यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस मेथड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो रादर देन कि आप ऐड मेथड वापस से बनाने बैठो, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपको एक छोटा सा ऐड मेथड बनाना था, आपका जो भी लॉजिक था, प्रोग्राम था उसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या है, उस मेथड पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होगा, आपका जो मेन लॉजिक है जिसपे आप काम कर रहे हो आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड्स जो है ऑलरेडी कलेक्शंस के अंदर डिफाइन है। दूसरा क्या है, बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी कैसे, क्योंकि देखो कुछ वेल डिफाइंड आपके ऑलरेडी डिफाइंड कलेक्शन है आपके जावा के अंदर, तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ठीक है ना। टेस्टेड है इसका मतलब क्या है, ये एरर फ्री कलेक्शंस है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर, जिससे क्या होगा,
कि आपकी जो एफिशिएंसी है या क्वालिटी जो है प्रोग्राम की वो बेटर हो सकेगी। रीयूजेबिलिटी तो हमें पता ही है, क्योंकि देखो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हो, और इनहेरिटेंस का मेन जो आपका मोटिव है वो क्या है, रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। इंटरऑपरेबिलिटी आप प्रोवाइड कराते हो यहाँ पे, और क्या होता है, आपका मेंटेन करने का जो एफर्ट होता है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है कलेक्शन लाइब्रेरीज को यूज करके। तो ये कुछ इसके मेन बेनिफिट्स हैं आपके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के। तो आइए चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीट शीट भी दे रखी है आपके नोट्स के अंदर, जिससे क्या होगा, एक बार तो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, ये आप नोट्स में से देख लेना। उसके बाद क्या वापस से यही सेम चीजों को मैंने एक ही पेज पे मेंशन कर रखा है ताकि आपको इजी रहेगा पढ़ने में। यहाँ पे एक चीज ये जो है वो देखिए आप, जो इटरेबल है इंटरफेस, ये कौन से पैकेज के अंदर है, java.lang पैकेज के अंदर। कलेक्शन भी एक इंटरफेस है जिसने इटरेबल को एक्सटेंड कर रखा है, और कलेक्शन कौन से पैकेज के अंदर है, java.util के अंदर। और कलेक्शन की जो जितनी भी पूरी हिरार्की है वो सारे पैकेजेस भी वो सारे कलेक्शंस भी जो है वो किस पैकेजेस के अंदर है, java.util के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ी सी एक स्मॉल सी चीट शीट मैंने बना के यहाँ पे डाल रखी है, आप इसको प्लीज देखिएगा, इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लिस्ट इंटरफेस क्या होता है। हमने कलेक्शन के अंदर देखा था, कलेक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले फर्स्ट इंटरफेस जो था, कलेक्शन भी इंटरफेस है और लिस्ट भी क्या है, इंटरफेस है। तो बेसिकली क्योंकि लिस्ट इंटरफेस है और वो कलेक्शन को इनहेरिट करना चाहती है, तो वो इसको क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है। जबकि लिस्ट की जो क्लासेस है, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है ना, कॉपी ऑन, राइट एरे लिस्ट, वेक्टर, ये सब क्या है, लिस्ट जो है इंटरफेस, और ये सब क्या है, इसकी क्लासेस है जो कि इस लिस्ट को इनहेरिट करना चाहती है। और लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, तो ये सब इसको क्या करेंगी, इंप्लीमेंट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, जबकि एक क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। अब समझते हैं लिस्ट का मतलब क्या है। दो चीजें तो हमने देखी थी, एक तो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है। ये दो चीजें हमने देखी थी। देखिए और चीजें क्या हैं, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन एंड कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, आप रैंडमली भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंडेक्स की हेल्प से, ठीक है ना। लिस्ट इज मोर लाइक एन एरे विद डायनामिक लेंथ। देखो लिस्ट भी बेसिकली क्या होती है, एक एरे की तरह ही होती है, यानी कि उसके अंदर कॉमन टाइप की वैल्यूज आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है यहाँ पे, जो मेन प्रॉपर्टीज ने एक्सटेंड करी है वो क्या है, डायनामिक लेंथ, ठीक है। सो एक काफी मोस्टली यूज होता है ये वाला इंटरफेस, और ये क्या करता है, मेंटेन क्या करके रखता है, आपका इंसर्शन ऑर्डर। इसका मतलब जैसे सपोज एक एलिमेंट आया, कुछ हमारी इंडेक्सेस हैं सपोज ये, ठीक है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट आया मेरा 10 तो यहाँ स्टोर होगा, सेकंड एलिमेंट आएगा तो वो यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पे, सिक्स्थ एलिमेंट यहाँ पे। यानी बेसिकली मतलब क्या है, जैसे जैसे इंसर्शन होगा तो वो जो भी इंसर्शन का ऑर्डर होगा वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम रैंडमली एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लिस्ट की परफॉर्मेंस जो होती है काफी अच्छी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि रैंडम एक्सेस है और क्विक इटरेशंस है। कैपेसिटी ये मैंने आपको बता ही दिया, डायनामिकली लेंथ अपनी जो है चेंज कर सकता है, तो इट विल ग्रोज ऑटोमेटिकली एज एलिमेंट्स आर एडेड, ठीक है। और ये कब प्रिफर किया जाता है, जब यूजर को या जो भी प्रोग्रामर है उसको साइज नहीं पता, ठीक है ना, कि कितने साइज का आपको कलेक्शन बनाना है, कितने साइज का सपोज आपको एरे बनाना है, तो उस केस में आप लिस्ट को प्रेफर करेंगे ओवर दी एरे, ठीक है। इसके जो पॉपुलर इंप्लीमेंटेशंस हैं वो कौन सी क्लासेस हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी कई सारे मेथड्स होते हैं, बट पहले हम देखते हैं कि ये लिस्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। देखिए इसका सिंटेक्स देखते हैं और फिर हम चलेंगे हमारे प्रोग्रामिंग सेक्शन में और वहां देखेंगे कि ये लिस्ट कैसे बनेगी। तो देखो कैसे बनाई है लिस्ट, फिर इसका टाइप, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ये डायमंड वाले जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है ना, एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, वहां पे हम देंगे टाइप की किस टाइप की लिस्ट आपको बनानी है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सपोज मुझे एरे लिस्ट टाइप का कलेक्शन बनाना था, तो यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये टाइप जब हमने रैपर क्लासेस पढ़ी थी तब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो भी कलेक्शन होती है, कलेक्शन लाइब्रेरीज होती है, वो हमेशा क्या लेती हैं, आपकी रैपर ऑब्जेक्ट्स को लेती है, यानी कि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके भी ऑब्जेक्ट्स लेगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे क्या यूज करने होंगी, उनकी रैपर क्लासेस यूज करनी होंगी, ठीक है ना। अब ये कुछ फंक्शंस है जो कि लिस्ट आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे ऐड हो गया,
किसी भी एलिमेंट को अगर ऐड करना है, एक और ऐड मेथड है जिसके अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके आपको एलिमेंट को ऐड करना है। अगर रिमूव करना है, किसी इंडेक्स पे जाके रिमूव करना है, ठीक है ना। गेट का मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके देखना है कि क्या एलिमेंट है, तो आप गेट मेथड यूज कर सकते हो। अभी हम करके देखेंगे ये वाले, डोंट वरी, बस एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। ये कुछ पॉपुलर मेथड्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये मेथड्स इतने ही लिमिटेड है, ठीक है ना। आप ऑरेकल की साइट पे जाके जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, बट देखो लेक्चर के अंदर सारे मेथड्स कवर कराना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलर मेथड्स है, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, वो मैं कवर करा रही हूँ। लेकिन इसको आप एक तरीके से आपके होमवर्क एक्टिविटीज ही समझ लीजिए। आज ही आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद इसका जो ऑरेकल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां जाके इसके और भी जो मेथड्स है उनको अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वहां पे भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर आपको मेथड भी दे रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, सेट है। सेट का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे आप कोई एलिमेंट रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। साइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके कलेक्शन का साइज क्या है, क्लियर अगर करना चाहते हैं कलेक्शन को। कंटेंट्स का मतलब क्या है कि आप देखना चाहते हैं कि आपके कलेक्शन के अंदर, यानी कि आपकी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ये क्या रिटर्न कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। और इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, देखो इंडेक्स ऑफ भी सेम ही चीज है। इंडेक्स ऑफ भी आपकी जो है इस एलिमेंट को चेक करेगा कि क्या ये लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स आपको रिटर्न करके दे देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करके देगा आपको, -1, ठीक है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं और फिर हम आगे एक्सप्लेन और समझेंगे इसको। तो हम चलते हैं हमारे नई फाइल बनाते हैं हम जावा की। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 49 नंबर। सबसे पहले हम किसको करना चाह रहे हैं, हम लिस्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टेस्ट लिस्ट, ओके। यहाँ हम चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमें यहाँ क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो देखिए हम लिखते हैं लिस्ट, और सपोज हम एरे लिस्ट बना के देखते हैं। वेरिएबल नेम लिया हमने, देखिए कह रहे क्लास इंपोर्ट करनी है क्या, ठीक है। java.util पैकेज के अंदर होती है लिस्ट वाला जो आपका इंटरफेस है। तो ये हमने वो कर लिया है यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट, और यहाँ हमने बना ली। हमें कैसी बनानी है, एरे लिस्ट बनानी है। तो यहाँ हम बना लेते हैं एरे लिस्ट, और ये हमने दे दिया ये, ठीक है। अभी ये वार्निंग क्या आ रही है यहाँ पे, वो अभी हम देखेंगे। ये येलो लाइन क्यों आ रही है, पहले आप देखिए हमने बना ली। अब देखिए इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो देखिए इसमें देखो कितने सारे मेथड्स आ गए, ऐड ऑल, ऐड लास्ट, ठीक है ना, ऐड फर्स्ट, टू अरे, बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। आप ये मेथड्स यहाँ से भी देख सकते हो, और ऑरेकल पे जाके उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, अभी हमें करना है ऐड, ठीक है। ऐड क्या करना है हमें, 50। चलो सपोज हमें करना है, हम एक स्ट्रिंग ऐड करा लेते हैं वेलकम, ठीक है। फिर एक बार वापस लिखते हैं एरे लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। अब लिखते हैं, एक स्पेस देके लिख लेते हैं 2, और फिर हम लिखते हैं एरे लिस्ट डॉट, और यहाँ हम लिख देते हैं जावा कोर्स, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं एरे लिस्ट से, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे येलो लाइन क्यों आ रही है। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। देखिए आंसर क्या आया, वेलकम टू जावा कोर्स। तो ये क्या आ गई, ये लिस्ट बन के आ गई हमारी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए येलो लाइन क्यों आ रही है वो हम देखेंगे, बट पहले आप ये देखिए कि मैंने इस एरे लिस्ट को डिक्लेयर कैसे किया है। मैंने यहाँ लिखा है लिस्ट, जबकि लिस्ट क्या है, हमारी इंटरफेस है, ठीक है ना। और एरे लिस्ट क्या है, जो क्लास है जिसने लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको किस तरीके से डिक्लेयर किया है, हमने रेफरेंस तो किसका बनाया है, जो हमारी पेरेंट जो हमारा इंटरफेस है उसका, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किसका दे रहे हैं हम, एरे लिस्ट का। तो देखिए एक तरीके से क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। वैसे तो देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट एरे लिस्ट का भी बना सकते थे,
आप इसको इस तरीके से भी दे सकते थे एरे लिस्ट बना के, ठीक है, तो भी कोई एरर नहीं आती। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या करा, एक तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो हमारी इसकी पेरेंट इंटरफेस है उसको तो हमने इसका रेफरेंस बनाया है, लेकिन मेनली किस पे डिपेंड करेगा कि आप किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये तो हुई बात पॉलीमॉर्फिज्म की। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ये आ रहा है येलो लाइन आ रही है। अब देखो येलो लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे हम एक एलिमेंट और ऐड करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। एरे लिस्ट डॉट ऐड किया मैंने यहाँ पे 2024, ठीक है। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार। देखिए तो क्या हुआ, वेलकम टू जावा कोर्स 2024। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब स्ट्रिंग्स दे रही थी तो भी इसने स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर लिया मेरे एरे लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर भी क्या करा मैंने, जब कोई इंटीजर वैल्यू दे रही थी तो उस इंटीजर को भी यहाँ पे इसने क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब आप यहाँ पर इसका कोई डिफाइन नहीं कर रहे कि आपका जो ये एरे लिस्ट बन रही है ये किस टाइप की है, ठीक है ना, स्ट्रिंग टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, अगर आपने ये कुछ भी डिफाइन नहीं किया है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड हो जाती है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, इंटीजर भी ऐड कर सकते हो, बट कोई एरर नहीं आएगी और ये सारी वैल्यूज जाके किस में हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेकिन इससे क्या होने लगा, इससे क्या ये चीज हो पा रही है, लेकिन इससे क्या हुआ, दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या आने लगी कि इससे फिर पता नहीं चलेगा कि कोई भी वैल्यू को जो भी एरे मैं लिस्ट बना रही हूँ उसके अंदर कोई भी वैल्यूज कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू वहाँ पे ऐड कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, आपकी जेनेरिक क्लासेस यूज की जाती है। इसका मतलब क्या हो, आप यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में दे दिए कि दे सकते हैं कि जो आप ये लिस्ट बना रहे हैं ये किस टाइप की, सपोज मैं कहती हूँ कि ये टाइप है इसका स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं तो भी एरर नहीं आएगी। देखिए वो येलो लाइन यहाँ से हट गए, और अगर देखो अब ये येलो लाइन यहाँ से हट गई, क्यों हट गई, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो मेरी ये एरे लिस्ट है वो बेसिकली किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या था, इसका रॉ यूज हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे यहाँ से तो हमारी वो येलो लाइन हट गई, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ गई, रेड लाइन, यानी कि एरर आने लग गई। एरर क्यों आने लग गई, क्योंकि अब आप इस लिस्ट के अंदर क्या ऐड करवाना चाह रहे हो, एक इंटीजर वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हो, जबकि ये लिस्ट किस तरीके के एलिमेंट्स कंटेन करके रखेगी, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स कंटेन करके रखेगी। तो यहाँ पे क्या आने लग गई, एरर आने लग गई। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ स्ट्रिंग में, तब यहाँ से ये एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि किस टाइप के एलिमेंट्स आपकी लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। एक तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख दिया, और हमने जहाँ एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे भी इसको लिख दिया, ठीक है। एक चीज आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसको हटाना चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। इसको हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि इसको हम डायमंड ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे। इससे क्या होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड से देख लेता है कि किस टाइप का लिस्ट आप डिफाइन कर रहे हो। तो स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे उसी बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है आपकी लिस्ट डिक्लेयर। अब इसके जो मेथड्स हमने देखे थे नोट्स में, तो देखो एक तो हो गया ऐड, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स पे भी जाके एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो अगर हम ऐड करना चाहें एरे लिस्ट डॉट ऐड, देखिए मैं इंडेक्स पे डालना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, और यहाँ पे सपोज मैं 0th इंडेक्स पे डालना चाहती हूँ हेलो, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे मैं क्या डालना चाहती हूँ, हेलो डालना चाहती हूँ। तो अगर मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो वेलकम टू जावा कोर्स 2024 आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं लिखूंगी एरे लिस्ट डॉट ऐड, तो ऐड से क्या हो जाएगा कि 0th इंडेक्स पे जाके पहले क्या ऐड हो जाएगा, हेलो ऐड हो जाएगा, और फिर वापस से क्या आ जाएगा आपका वेलकम टू जावा कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने वेलकम टू जावा कोर्स और 2024 ऐड किया तो 0th इंडेक्स पे क्या था, वेलकम था, लेकिन लास्ट में जाके मैंने क्या बोल दिया कि एरे लिस्ट के अंदर जाके, मतलब मेरी लिस्ट के अंदर जाके 0th इंडेक्स पे क्या ऐड कर दे, हेलो ऐड कर दे। तो इसने क्या करेगा, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर देगा और 0th इंडेक्स पे क्या डाल देगा, हेलो डाल देगा, ठीक है। इस तरीके से और क्या मेथड हो सकते हैं, इसके ऊपर देखिए आप फॉर लूप भी चला सकते हैं, जो हमारा फॉर ईच लूप है वो भी हम चला सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से प्रिंट ना कराना चाहें, सपोज अगर मैं इसको कराना चाहूँ एरे लिस्ट डॉट फॉर, ठीक है ना, फॉर ईच कराना चाहते हैं हम, ठीक है। तो देखिए फॉर ईच का इसने बना दिया, और यहाँ पे अब आप क्या प्रिंट करा सकते हैं, अगर हम प्रिंट ही करा देते हैं, सिर्फ हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, एस को, ओके। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो देखिए जैसे एरे के अंदर हम ट्रैवर्स करते थे उसी तरीके से हम इन कलेक्शंस को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं फॉर ईच लूप की हेल्प से।
तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए बस यहाँ पे लिस्ट अब हट जाएगा, सिंपली जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज है, जो भी उस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो आपकी लिस्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होके आ जाएगी, जैसे अभी हम करवा रहे थे। हम कैसे करवा रहे थे, एरे लिस्ट। तो इससे क्या हो रहा था, आपकी लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2nd इंडेक्स पे क्या है। तो जैसे अगर हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा जो भी वैल्यूज इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इसके मेथड्स क्या हैं, देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो एरे लिस्ट लिखा हमने और इसमें किया हमने रिमूव, ठीक है। अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव किसको करना चाहते हैं, वेलकम को रिमूव करना चाहते हैं सपोज, तो आप वेलकम को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वापस से अगर आप प्रिंट करवाओगे तो वापस से अगर आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा आपका हेलो वेलकम टू जावा कोर्स, लेकिन जैसे आप रिमूव करोगे तो रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी एरे लिस्ट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वेलकम हट जाएगा। ये देखिए पहले क्या था, हेलो वेलकम टू जावा कोर्स 2024 था, अब हमने यहाँ पे क्या कमांड दे दी कि रिमूव कर दे किसको, वेलकम स्ट्रिंग को। तो इसने क्या करा, वेलकम को रिमूव कर दिया और बाकी एलिमेंट्स को क्या करा, एक एक आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी इंडेक्स को भी जाके रिमूव कर सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं करना, आपको किसी इंडेक्स को रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए एरे लिस्ट डॉट रिमूव, अब हम क्या करना चाहते हैं, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। और फिर से हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, क्या एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अब हमने क्या, सेकंड पोजीशन, देखो सेकंड पोजीशन पे क्या था 0 1 2, यानी कि जावा कोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए जावा कोर्स भी रिमूव हो गया, पहले हमने वेलकम को रिमूव किया, ऑब्जेक्ट को रिमूव किया तो हमने ऑब्जेक्ट ही दे दिया था डायरेक्ट। अगर हमने इंडेक्स दी तो ये क्या गया, सेकंड इंडेक्स पे जाएगा। तो सेकंड इंडेक्स कौन सी है, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स ये वाली है, तो यहाँ पे जाके जावा कोर्स को रिमूव कर देगा और फिर हमने वापस इसको प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट इंडेक्स, तो गेट इंडेक्स से क्या हो जाएगा, आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी गई है वो आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं ये रिमूव वाला हटा देती हूँ, मैं हमारी जो एक्चुअल में हमने जो लिस्ट बनाई थी उसको एज इट इज रहने देती हूँ, जो हमारी ये थी वेलकम, हेलो वेलकम टू जावा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इंडेक्स थर्ड के ऊपर क्या वैल्यू है वो वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरे लिस्ट डॉट गेट। तो देखो जैसे गेट लिखा मैंने और मैं लिखती हूँ कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो इंडेक्स हमेशा ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगी, तो आप जब इंडेक्स काउंट कर रहे हो तो 0 से काउंट करोगे। तो देखो ये आपकी कलेक्शन लिस्ट थी, ठीक है। तो 0 1 2 और 3 पे क्या है, आपकी थर्ड इंडेक्स पे जावा कोर्स, तो ये जावा कोर्स इसने यहाँ पे इसको रिट्रीव करके दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। सेट का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सपोज ये थर्ड जो इंडेक्स थी ना जिसपे जावा कोर्स आ रहा है, यहाँ पे आपको जावा कोर्स की जगह कोई और वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो जैसे यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, एरे लिस्ट लिखते हैं डॉट सेट करते हैं, और सेट पे हमें क्या करना है, थर्ड इंडेक्स जो है उस पे हमें क्या देना है। सपोज हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं आरपीएससी प्रोग्रामर और यहाँ हम लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं वापस से। तो अब क्या होगा, थर्ड इंडेक्स पे जाके ये रिप्लेस कर देगा किसको, जावा कोर्स को रिप्लेस कर देगा किससे, आरपीएससी प्रोग्रामर कोर्स से, ठीक है, आरपीएससी प्रोग्रामर से। तो देखिए पहले क्या था, वेलकम टू जावा कोर्स था थर्ड इंडेक्स पे, लेकिन अब मैंने क्या कह दिया कि रिप्लेस कर दे थर्ड इंडेक्स पे जाके जो भी स्ट्रिंग लिखी है, जो भी एलिमेंट रखा है उसको किससे रिप्लेस कर दे, आरपीएससी प्रोग्रामर से। तो थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, वहां देखा गया कि जावा कोर्स लिखा हुआ है, उसको किससे रिप्लेस कर दिया इसने, आरपीएससी प्रोग्रामर से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, साइज। साइज से बेसिकली क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कराने हैं तो सपोज यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर एरे लिस्ट डॉट साइज हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करके दे देगा आपको, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। चलो ये हमने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद भी हमारे 5 ही एलिमेंट्स है, लेकिन तो कितने, इसका जो भी साइज होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करे, तो 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। क्लियर से क्या होगा, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। कंटेन्स क्या करके रखेगा, देखिए क्लियर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चलो एक बार, साइज आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर करके देखते हैं।
ठीक है, ये क्लियर कुछ रिटर्न नहीं करता एक्चुअली, इसको हम लिखेंगे बाहर। ठीक है, और इसके बाद हम प्रिंट करा के देखते हैं वापस से हमारी एरे लिस्ट को। क्लियर का मतलब क्या है, देखिए क्लियर क्या कह रहा है, इट रिमूव्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो देखो पहले हमारे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, और जैसे ही मैंने इस पे क्लियर कॉल किया, क्लियर कॉल करते ही क्या हुआ, एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, वाइप्ड आउट हो गए। ठीक है, और ये आपका क्या आ गई, नल आ गई, यानी एम्प्टी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब एक बार के लिए हम क्लियर हटाते हैं, हमारी जो लिस्ट है उसी को ही रहने देते हैं और उसके बाकी वो भी देख लेते हैं मेथड्स। कंटेन्स क्या कहता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द लिस्ट कंटेन्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट्स, यानी कि सपोज मुझे देखना है कि जो हमारी एरे लिस्ट हमने बनाई है, इफ इट कंटेन्स, ठीक है ना, क्या ये 2024 कंटेन करके रखती है। तो अगर 2024 कंटेन करके रखती होगी तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखो कंटेन करके रख रही थी 2024, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। इस तरीके से सपोज हम देखते हैं यहाँ पे कि वेलकम है क्या, देखिए वेलकम भी था तो ट्रू हो गया। ठीक है ना, अब देखो कंटेन्स और इंडेक्स ऑफ में बस अंतर क्या है, इंडेक्स ऑफ भी आपका यही चेक करती है सबसे पहले तो कि वो ऑब्जेक्ट आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा होता है तो उसकी जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स होगी वो उसको रिटर्न करके दे देगा। एक यहाँ पे ध्यान रखना, केस सेंसिटिव है, यहाँ पे हमने वेलकम अगर मैं स्मॉल w कर देती तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो वेलकम है उसका w क्या है, कैपिटल है, जबकि मैं क्या सर्च करना चाह रही हूँ, स्मॉल w वाला वेलकम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब कंटेन्स की जगह अगर हम लगा दें इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ लगा दें, तो देखो ये वाला वेलकम तो क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने ये चीज लिखी है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, जो भी आप एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट का जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा, यानी कि अगर मल्टीपल टाइम भी वेलकम होंगे तो उसको जिस भी फर्स्ट पोजिशन पे आपका वेलकम मिलेगा वो उस अकरेंस को रिटर्न करके दे देगा, और अदरवाइज क्या रिटर्न करके देगा, अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तब तो क्या रिटर्न करके दे देगा, -1। तो यहाँ पे आप देखिए क्योंकि ये वाला वेलकम एग्जिस्ट नहीं करा था तो इसने क्या रिटर्न करके दे दिया, -1। अगर अब हम इसको चेंज कर देते हैं, जो हमारा लिस्ट के अंदर वेलकम है हम वो सर्च करके देखते हैं, तो ये क्या इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा, 0 1, फर्स्ट इंडेक्स पे वेलकम तो 1 इंडेक्स इसको रिटर्न करके दे देगा ये देखिए। ठीक है, तो केस सेंसिटिविटी का यहाँ ध्यान रखना है। तो ये तो थी हमारी लिस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्यू इंटरफेस। क्यू का मतलब तो हमने समझ लिया है, फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, फ्रंट से आपका क्या होगा, डिलीशन होगा, और रियर से आपका क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है ना, java.util पैकेज के अंदर होता है, और इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, अब क्योंकि क्यू इंटरफेस, अभी हम लिस्ट इंटरफेस यूज करते तो लिस्ट यहाँ पे यूज करे थे, उसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, क्यू को यूज कर लेंगे, उसका ही हम रेफरेंस बनाएंगे, और जिस भी टाइप के आपको क्यू बनाना है उसका यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, क्या मेथड्स हैं, ऐड हो गया, ऑफर मेथड हो गया, रिमूव हो गया, पोल, एलिमेंट एंड पी। ठीक है, तो पहले हम क्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम इसके मेथड्स को 1 बाय 1 इस पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा कौन सा, टेस्ट लिस्ट। अब नेक्स्ट एक और हम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, क्यू को टेस्ट करके देखेंगे। देखिए सारे मेथड्स कवर करवाना थोड़ा सा वीडियो में डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बट आप क्या कर सकते हो, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हो और वहां से सारे मेथड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा क्यू इंटरफेस, क्यू लिया, ठीक है, देखो जैसे क्यू लिखा वैसे इसने java.util पैकेज से क्यू क्लास को, क्यू इंटरफेस को यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। हमें कैसी क्यू बनानी है, सपोज हमने स्ट्रिंग का देख लिया, अब हम बनाते हैं इंटीजर। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, रैपर क्लासेस यूज कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। ठीक है, क्यू में हमें क्या बनानी है, सपोज हमें बनानी है एक लिंक लिस्ट, यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं इक्वल टू में ठीक है, लिंक लिस्ट बना देते हैं, और हम किस टाइप की बना रहे हैं, इंटीजर टाइप की। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो वो कहाँ पे ऐड होगी, जाके रियर पे। ठीक है, तो ऐड करनी है सपोज हमें 12, तो 12 ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर और वैल्यूज हमें ऐड करनी है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लिंक लिस्ट डॉट ऐड 14 अगर हमें ऐड करना है तो 14 ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम और कुछ वैल्यूज ऐड करके देख लेते हैं इसमें।
ठीक है, कुछ वैल्यूज हमने ऐड कर ली, सपोज यहाँ पे 15, आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी कंटेन करके रख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, जस्ट ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे क्यू के अंदर जाके, ठीक है। तो अगर हम देखें लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, यहाँ पे भी आप आपका फॉर ईच लूप चला सकते हो, उससे भी क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स जो होंगे वो ट्रैवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने वापस से हमारी टेस्ट लिस्ट वाली क्लास को ही रन कर दिया, हमें इस वाली क्लास को रन करना है। देखिए 12, 14, 15, 16, 17, 17, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो ऐड से तो क्या होंगे, देखो रीयर्स पे जाके ऐड हो रहे हैं, जैसे 12 आया, 12 के बाद अगर 14 आया तो 14 इसके पीछे जाके ऐड होगा, फिर 15 उसके पीछे, 16, 17, 17, यानी कि रीयर में जाके ये ऐड होंगे। अब अगर हमें रिमूव करना है, देखो ऑफर भी एक मेथड है जो कि इंसर्ट करता है स्पेसिफाइड एलिमेंट को क्यू के अंदर, लेकिन अगर एलिमेंट ऐड नहीं हो पा रहा तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर मेमोरी जो है आउट ऑफ मेमोरी हो गए, ठीक है ना, प्रोग्राम आउट ऑफ मेमोरी हो गया, तो उस केस में अगर एलिमेंट आपका ऐड नहीं हो पा रहा होगा तो क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। रिमूव मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न भी करेगा और रिमूव भी करेगा हेड ऑफ द क्यू को, यानी कि अगर मैं कॉल करती हूँ हमारा रिमूव मेथड, ठीक है, लिंक लिस्ट पे, तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपका फर्स्ट पोजीशन पे से रिमूव हुआ है उसको रिमूव तो करेगा ही, लेकिन रिटर्न करके भी बताएगा कि कौन सा एलिमेंट आपने रिमूव किया है। तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 12 है, तो जैसे रिमूव मेथड कॉल होगा तो 12 एलिमेंट जो है वो रिमूव भी हो जाएगा और वो यहाँ पे प्रिंट होके भी आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट आपका रिमूव हुआ है। इस तरीके से नेक्स्ट क्या है, पोल, पोल क्या करता है, रिट्रीव एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू और रिटर्न्स नल इफ द क्यू इज एम्प्टी। अब देखो रिमूव और पोल दोनों ही काम तो क्या कर रहे हैं, रिमूव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, अगर क्यू आपकी एम्प्टी हुई और आप एम्प्टी क्यू के अंदर कोई वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, आपका एक्सेप्शन थ्रो होगा। जबकि जो पोल मेथड है, अगर आप पोल मेथड कॉल करते हो और अगर आपकी क्यू एम्प्टी हुई, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, सिंपली नल रिटर्न कर देगा, लेकिन वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। तो इसमें दोनों ही काम तो सेम ही कर रहे हैं, एलिमेंट को रिमूव करने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है और उसके अंदर आप कोई चीज रिमूव कराना चाह रहे हो तो उस केस में रिमूव मेथड तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जबकि जो पोल मेथड है वो सिंपली नल रिटर्न करेगा और वहां से एग्जिट मान लेगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, आपके दो मेथड्स और हैं, एलिमेंट एंड पीक, ठीक है, इन दोनों मेथड्स का भी काम सेम ही है। एलिमेंट क्या करता है, रिट्रीव बट डज नॉट रिमूव द हेड ऑफ द क्यू। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स है यानी कि हेड है उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट रखा गया है, आपको उस एलिमेंट को रिमूव नहीं करना, सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो उसके लिए आप कौन से मेथड यूज कर सकते हो, तो आप एलिमेंट मेथड यूज कर सकते हो या पीक मेथड यूज कर सकते हो। अगेन दोनों में क्या अंतर है, अगर क्यू आपकी एम्प्टी हुई, ठीक है, तो उस केस में अगर आप एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जबकि पीक मेथड जो है वो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हम हमारी जो ये क्यू बनी है इसके ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ से रिमूव मेथड को हटाते हैं, इस पे हम पहले देखते हैं चेक करके, एलिमेंट मेथड को कॉल करके देखते हैं सपोज, ठीक है। देखिए एलिमेंट मेथड को कॉल किया तो इसने क्या करा, जो भी फर्स्ट पे वैल्यू है वो रिट्रीव करके दे दी, लेकिन ये वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम पोल मेथड भी कॉल कराएंगे, सॉरी पीक मेथड भी कॉल कराएंगे, तो वो भी क्या करेगा, एलिमेंट कौन सा रखा गया है बस वो एलिमेंट आपको रिटर्न करके दे देगा, लेकिन उस एलिमेंट को हेड पोजिशन पे से रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखिए 12 आ गया। अब एक केस हम देखते हैं जब अगर हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है, सपोज इसको हम कर देते हैं कमेंट, यानी कि हमने एक लिंक लिस्ट तो बनाई लेकिन उसके अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करी, और उस पर अब हम क्या कॉल करवाना चाह रहे हैं, पीक मेथड को कॉल कराना चाह रहे हैं। तो पीक मेथड तो क्या करेगा, अगर क्यू एम्प्टी होगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, सिर्फ नल रिटर्न कर देगा, यानी कि वो बता देगा कि भाई हेड पे अभी कुछ भी नहीं रखा गया और नल रिटर्न कर देगा। जबकि एलिमेंट जो मेथड है वो क्या थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो सबसे पहले हम पीक को कॉल करते हैं, तो देखो क्योंकि हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो एम्प्टी थी और हम पीक मेथड से देखना चाह रहे थे कि हेड ऑफ द एलिमेंट क्या है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पीक की जगह मैं कॉल कराती हूँ यहाँ पे एलिमेंट, तो देखिए एलिमेंट कॉल कराने पे क्या होगा, देखिए इसने क्या कर दी, एक्सेप्शन थ्रो कर दी। क्या एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन,
ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये आ गया। और इसी तरीके से जैसे अगर आप रिमूव से तो क्या होता है आपका रिमूव, और पोल में हमने ये चीज देखी, अगर पोल से तो क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा आपका हेड पे तो रिमूव हो जाएगा और रिट्रीव करके दे देगा, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। जबकि रिमूव मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है अगर आपकी क्यू एम्प्टी है। तो हम रिमूव को पहले कॉल करके देखते हैं। पोल बेसिकली बस ये देखता है कि अगर एलिमेंट है तो उसको रिमूव कर देगा, और अगर क्यू आपकी एम्प्टी है तो क्या कर देगा, नल रिटर्न कर देगा। देखो रिमूव जबकि क्या करता है, रिमूव एक्सेप्शन थ्रो कर देता है अगर आपकी क्यू एम्प्टी होती है तो। ठीक है, देखिए इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है यहाँ पे, नो सच एलिमेंट। जबकि अगर रिमूव की जगह में पोल मेथड कॉल कराती तो पोल सिंपली क्या करता, नल रिटर्न कर देता, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। ये देखिए इसने सिंपल क्या करा, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, सिर्फ नल रिटर्न कर दिया। तो ये थे आपके लिस्ट और क्यू इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और इंटरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए इन मेथड्स की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कौन सा मेथड किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसके अंदर। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, ये मैंने इसके अंदर एक नोट्स के अंदर आपके लिए एक एग्जाम्पल भी मेंशन कर रखा है, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोग्राम्स को देख पाना। ठीक है, सो आई होप लेक्चर अच्छा लगा है। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।